गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस साल 2026 की गर्मियों का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि इस साल सुबह से ही अप्रैल के लास्ट वीक में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और दोपहर में इतना ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि इंसान का पूरा बदन जलता रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1200 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के दौरान भारत में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गौरी, जिसने कि भारत पर लूटने के लिए कई बार हमले किए और भारत को लूटा भी, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक ज़माने में मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था, उसको सेनापति बनाया और फिर सेनापति बनने के कई सालों के बाद उसने भारत की दिल्ली सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर खुद गजनी चला गया। 1206 ईस्वी से लेकर 1287 तक ग़ुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत रही और इसके सुल्तानों के बारे में बताऊं तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके परिवार में से ही इल्तुतमिश सुल्तान बने। इल्तुतमिश के बाद जब इल्तुतमिश को लगा कि उनका कोई भी बेटा इस लायक नहीं है कि वो दिल्ली की सल्तनत को संभाल सके, तो उन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को सुल्तान बनाया। 1200 ईस्वी में एक महिला को राजा बनाया गया। रज़िया सुल्तान की शादी न होने की वजह से उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनके बाद गियासुद्दीन बलबन राजा बने। गियासुद्दीन बलबन को ग़ुलाम वंश का आखिरी राजा माना जाता है। गियासुद्दीन बलबन की हुकूमत दिल्ली सल्तनत पर लगभग 21 साल 1266 से लेकर 1287 तक रही। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। खिलजियों में जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। आप लोग जलालुद्दीन खिलजी को तो ज़्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सी कहानियाँ और फिल्म देखी होगी कि अलाउद्दीन कैसे राजा बना। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1296 में सुल्तान बने और उन्होंने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरे भारत में एक कमांड को अपने हाथों में रखकर हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। मंगोलों के हमलों से अगर पूरे उत्तर भारत की किसी ने हिफाजत की थी तो वो थे खिलजी और गियासुद्दीन बलबन, क्योंकि गियासुद्दीन 1266 से 1287 तक सुल्तान रहे और उनके बाद अलाउद्दीन आ गए और मुग़लों का हमला उत्तर भारत पर इन्हीं दोनों सुल्तानों के हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा हुए थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि मंगोलों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ट्राइब से आए हुए लोग थे, जिनके हुकूमत के बारे में ऐसा माना जाता था कि मंगोलों की हुकूमत एशिया के साथ ही यूरोप तक फैली हुई थी और यहाँ तक मिडिल ईस्ट के जो देश आज आपको दिखते हैं, कई देशों पर मंगोलों की हुकूमत थी। मंगोलों के बारे में एक बात और कही जाती है कि मंगोल जिस स्टेट से गुज़र जाते थे, अगर वो स्टेट उनका राइवल है यानी कि दुश्मन है, तो वहाँ पर लाशों का ढेर लगा देते थे। मंगोलों ने चंगेज़ खान के टाइम में पूरी दुनिया की लगभग ऐसा माना जाता है कि 40% की आबादी को ख़त्म कर दिया और मंगोलों से गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन ने पूरी तरह से बचा के रखा। कल्चर की बात करें तो अब भारत में हिंदू और मुस्लिम कल्चर पूरी तरह से मिक्सअप हो रहा है। और एक बात मैं बताना भूल गया, आज आप ज़मीनों की जो एक व्यवस्थित पैमाइश को देखते हैं और एक टैक्स रेट को का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, वो ये पूरी पैमाइश और टैक्स स्ट्रक्चर को अलाउद्दीन खिलजी की देन माना जाता है। आज के ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी को चाहे
कितना भी बड़ा विलेन माना जाए, लेकिन शासन के में जो बदलाव अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे वो आज भी भारत के में लागू हैं। कल्चर तो हम लोगों का मिक्सअप हो चुका है और इस तरह से साउथ के राज्यों की बात करें तो चोल डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा नेवी की वजह से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चोलों ने साउथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाई और कई सारे मंदिरों को दान देकर मंदिरों का रेनोवेशन कराया। चोल हिंदू धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते थे और इसीलिए उनका ज़्यादा ध्यान मंदिरों में दान देने के लिए होता था। आज का टाइम यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसलिए दोस्तों अब हम कल मिलेंगे और बात करेंगे 1300 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के इतिहास के बारे में कि इन 100 सालों में हमारे देश भारत के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।